नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टडी हब में। दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे RO ARO मॉक टेस्ट संख्या 1। दोस्तों, UPPSC RO ARO परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट श्रृंखला है। और दोस्तों, ये टेस्ट श्रृंखला आपको RO ARO एग्ज़ाम 2016 का जो प्रारंभिक एग्ज़ाम होना है उसके लिए, साथ ही जो आगामी परीक्षाएं आयोग के द्वारा आयोजित की जाएंगी उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में आपको मिलेंगे 28 क्वेश्चन GS के सेक्शन से और 12 क्वेश्चन हिंदी के सेक्शन से। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अधीन अंतर राज्य परिषद की स्थापना करने के लिए सशक्त है? तो यहाँ पर ऑप्शन है संसद, मंत्रिपरिषद या भारत का राष्ट्रपति या फिर भारत का मुख्य न्यायमूर्ति। यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब होगा तीसरा, भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों, अनुच्छेद 263 के अधीन भारत का राष्ट्रपति है वो अंतर राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है। दोस्तों, जो अंतर्राज्यीय परिषद है यह एक संवैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना सरकारी आयोग की सिफारिश पर 28 मार्च 1990 को राष्ट्रपति के आदेशानुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के उपबंधों के आधार पर की गई थी। और दोस्तों, परिषद का निर्माण राज्यों के मध्य विवाद का समाधान करने हेतु किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, राज्य और अर्थ के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों, पहले आपको दिया गया है शब्द और फिर उसका दिया गया अर्थ, तो बताना है कौन सा शब्द का अर्थ सही नहीं है। खलीसा का मतलब है वे गांव जहां की आय सीधे राज्य कोष में जाती थी। दूसरा है मौजा मतलब विद्रोही राज्य क्षेत्र। तीसरा है इनाम मतलब विद्वान तथा धार्मिक व्यक्ति को आवंटित भूमि। और चौथा है जागीर यानी मनसबदारों को उनके वेतन के एवज में दिया गया राज्य क्षेत्रीय आवंटन। दोस्तों, यहाँ पर आपका दूसरा क्षेत्र मौजा, ये विद्रोही राज्य क्षेत्र नहीं कहलाता था। विद्रोही राज्य क्षेत्र के लिए दोस्तों शब्द यूज होता था मवास। ठीक, जो कि आधिकारिक रिकॉर्ड में दोस्तों विद्रोही क्षेत्रों को मवास के रूप में वर्णित किया गया था। और यहाँ पर दोस्तों जो मौजा शब्द दिया गया है, मौजा का मतलब होता था जो गांव होते थे दोस्तों, उन्हीं को मौजा कहा जाता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल, तीसरा है राज्य मंत्रिपरिषद या फिर संसद। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जवाब होगा राज्य विधानमंडल। दोस्तों, जब अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि राज्य का राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक, और संविधान के इसी अनुच्छेद के अनुसार अध्यादेश जारी हो जाने के बाद इसे राज्य विधानसभा या विधान परिषद में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, और दोस्तों दोनों सदनों को अध्यादेश जारी होने की तारीख से 6 सप्ताह के अंदर इसे अपनी मंजूरी या स्वीकृति देनी होती है। यानी दोस्तों यहाँ राज्य विधानसभा और विधान परिषद दोनों से पारित होना पड़ता है, यानी राज्य विधानमंडल जिसे सम्मिलित रूप में हम कहते हैं, तो राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदन के अधीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है संविधान की उद्देशिका का मतलब है प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो दोस्तों ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। संविधान की जो उद्देशिका या प्रस्तावना है उसका संशोधन एक बार किया गया है। वो दोस्तों 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। संशोधन में दोस्तों क्या हुआ था, पहले लिखा हुआ था प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, इसको परिवर्तित करके कर दिया गया था प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक, और इसके अलावा दोस्तों राष्ट्र की एकता को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता में तब्दील कर दिया गया था। पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे, तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ठीक, और जो एकता को अखंडता में परिवर्तित कर दिया गया था, एकता और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है, यानी संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों इसमें आपका जवाब होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति।
दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट होता है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। उसके पश्चात रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन में चर्चा के लिए भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? तो दोस्तों जो भारत का संसद होता है उसका निर्माण होता है भारत के राष्ट्रपति से, राज्यसभा से और लोकसभा से, तीनों को संयुक्त रूप से संसद बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन संसद का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिफल की आंतरिक दर, इसके बारे में बताना है दोस्तों। प्रतिफल की आंतरिक दर, तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो तीसरा ऑप्शन है ये सही होगा, गिरती है जब किसी निवेश का वार्षिक प्रतिफल बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निवेश गुणक का मूल्य संबंधित है? तो दोस्तों इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही है, निवेश गुणक का मूल्य संबंधित है आय में परिवर्तन के कारण स्वायत्त निवेश में परिवर्तन से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों जो अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत है इसका प्रतिपादन ब्रिटिश अर्थशास्त्री हग डॉल्टन, यानी आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, इन्होंने ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक, उन्होंने कहा था दोस्तों, सार्वजनिक वित्त की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली वह प्रणाली है जो अपने संचालन के द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ सुनिश्चित करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षमता उपयोग, क्षमता उपयोग के बारे में बताना है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन है आमतौर पर लगभग 100% है, दूसरा है उस श्रम शक्ति के प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है जो नियोजित है, तीसरा है वर्तमान उत्पादन के लिए प्रयुक्त विद्यमान पूंजी स्टॉक के समानुपातिक माप है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन ही सही होगा, वर्तमान उत्पादन के लिए प्रयुक्त विद्यमान पूंजी स्टॉक के समानुपातिक माप है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों हिस्ट्री से है। क्वेश्चन है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच तेज व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों आपके ऑप्शन देखते हैं, मदुरै, तोंडी, ताम्रलिप्ति या अरिकमेडु। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो होगा अरिकमेडु, चौथा ऑप्शन। दोस्तों पांडिचेरी में स्थित है अरिकमेडु, जो कि भारत का एक प्रसिद्ध पुरास्थल है। और दोस्तों इस स्थान से प्राप्त अवशेषों से भारत तथा रोम के बीच प्राचीन व्यापारिक संबंधों की जानकारी मिलती है। ठीक, और दोस्तों रोम को निर्यातित किए जाने वाले सुंदर वस्त्र भी यहाँ तैयार किए जाते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। यहाँ पर दोस्तों आपको सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, दोनों सूचियों का आपको मिलान करना है। तो देखते हैं, पहली सूची में दोस्तों दरबारी कवि का नाम है और दूसरी सूची में राजा का नाम है कि कौन सा दरबारी कवि किस राजा के दरबार में रहा करता था। सबसे पहले अमीर खुसरो की बात करते हैं। तो दोस्तों अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। ठीक, और दोस्तों जो अमीर खुसरो के बारे में बात करें तो ये फारसी के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। अगर कालिदास की बात करें दोस्तों तो कालिदास जो हैं आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। ठीक, और इन्होंने बहुत ही सुप्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं, जैसे रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूत। ठीक, हरिखेड़ की बात करें तो दोस्तों हरिखेड़ जो था आपका समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था। ठीक, हरिखेड़। और दोस्तों इन्होंने चंपू काव्य में रचनाएं लिखी हैं। चंपू मतलब होता है गद्य और पद्य दोनों का जब मिश्रण होता है उसे चंपू काव्य बोला जाता है। और जो लास्ट है दोस्तों बाणभट्ट। बाणभट्ट दोस्तों हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, बाणभट्ट का मिलान हो जाएगा हर्षवर्धन से। और दोस्तों बाणभट्ट ने कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम उनके नामों के नीचे दिए गए कूट से चुनिए।
दोस्तों मुस्लिम शासकों का कालानुक्रम देखना है, अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह, जहांगीर या फिर नेक्स्ट है बहादुर शाह। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा तो सबसे पहले दोस्तों जहांगीर का शासन था, तो यहाँ पर आपका तीसरा यानी ये दोस्तों तीसरा ऑप्शन सही होगा, जहांगीर पहले पे आएगा। फिर इसके बाद दोस्तों मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली एक आक्रमणकारी था और जिसने भारत पर आक्रमण किया था, बालाजी बाजीराव के समय पे दोस्तों इसने आक्रमण किया था। फिर इसके बाद दोस्तों लास्ट आपका चौथा है बहादुर शाह। तो इस प्रकार दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन दोस्तों नीचे चला गया, तीसरा ऊपर है, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर। तो दोस्तों यहाँ पर दो गुरु अर्जुन देव को और गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया गया था, तो यहाँ पर आपका जवाब दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, गुरु जो अर्जुन थे इनको जो शहजादे थे, विद्रोही शहजादे खुसरो मुगल शहजादे थे, तो उनको आशीर्वाद दिया था इन्होंने, इसी कारण जहांगीर ने इनको फांसी दे दी थी। और जो दोस्तों लास्ट के जो गुरु हैं ये आपके गुरु तेग बहादुर, इन्होंने औरंगजेब की नीतियों का विरोध किया था, इस कारण इनको दिल्ली में कैद कर लिया गया था और इनको हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने की आरोप लगाया है? ठीक, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक या फिर सुभाष चंद्र बोस या सरदार भगत सिंह। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ही लगाया था कि जो कांग्रेस है, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति कर रही है। ठीक, और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सम्मेलनों पर व्यंग करते हुए कि जो वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राने से कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? आपके ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ टैगोर, शौकत अली, मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के दौरान जलाए वस्त्रों के विषय में कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। और दोस्तों गांधी जी ने 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा घटना के कारण 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन रोक दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में दोस्तों आपको बहुउद्देशीय परियोजनाएं दी गई हैं और सूची 2 में आपको नदी दी गई है कि कौन सी परियोजना कौन सी नदी पर है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना दोस्तों आपकी पेरियार नदी पर है। माता टीला परियोजना दोस्तों आपकी बेतवा नदी पर है। नागार्जुन परियोजना दोस्तों कृष्णा नदी पर है और पोचमपाद परियोजना आपकी गोदावरी नदी पर है। इस प्रकार आपका जो सही जवाब हो जाएगा ए का चौथे से और बी का पहले से। दोस्तों यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है। ठीक, जब मौसम कैसा हो, अपक्का होता है, तीक्ष्ण होता है, झुलसाने वाला होता है या उमस वाला होता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, जब मौसम उमस वाला होता है तो आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है हमको ग्रीष्म काल में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो दोस्तों आकाश होता है वो बादलों से ढका रहता है, जिस कारण जो विकिरण द्वारा पृथ्वी की ऊष्मा स्थानांतरित नहीं हो पाती और व्यक्ति को उमस का अनुभव होने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है?
तो यहाँ पर दोस्तों आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 या 15, अनुच्छेद 14, 15, 16 और अनुच्छेद 14 तथा 16। तो दोस्तों यहाँ पर आपको तीसरा ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 14, 15 और 16 इन तीनों अनुच्छेदों को संयुक्त रूप से मिलाएंगे तब सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। अनुच्छेद 14 दोस्तों कहता है कि समानता का अधिकार, ठीक। और अनुच्छेद 15 में कहा गया कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता होगी, ठीक। तो यहाँ पर अनुच्छेद आपका जो ऑप्शन है वो तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है, न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध था आर.सी. दत्त से, महात्मा गांधी से, राजा राम मोहन राय से या एनी बेसेंट। तो दोस्तों यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था, ठीक। और इन्होंने होम रूल आंदोलन की भी शुरुआत करी थी श्रीमती एनी बेसेंट ने और बाल गंगाधर तिलक दोनों लोगों ने मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन करने के लिए 2 प्रायोगिक परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। उस घाटी को पहचानें जहां ये स्थित हैं, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों आपके ऑप्शन हैं बिनसार घाटी एवं पुगा घाटी, बिनसार घाटी एवं पार्वती घाटी, या पुगा घाटी एवं पार्वती घाटी, या चौथा है कारगिल घाटी एवं पुगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही है, पुगा घाटी एवं पार्वती घाटी, ठीक। तो दोस्तों भूतापीय ऊर्जा का मतलब होता है पृथ्वी से प्राप्त गर्मी को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। और दोस्तों जो आपकी पार्वती घाटी है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और पुगा घाटी लद्दाख में स्थापित की गई है, ठीक। लद्दाख में स्थित है पुगा घाटी, वहीं पर ये भूतापीय ऊर्जा का दोहन करने के लिए परियोजना चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंडफिल से कौन सी मुख्य गैस उत्सर्जित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। दोस्तों जब हम जो कचरा होता है, अपशिष्ट होता है, उसके द्वारा जब जमीन को भरते हैं तो उसमें क्या होता है दोस्तों, आपका जो अपशिष्ट पदार्थों का विघटन होता है उससे मैथेन गैस निकलती है। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 23 क्वेश्चन है, ऊपरी वातावरण में ओजोन परत का क्षय मुख्यतः निम्न के उत्सर्जन के कारण होता है। ऑप्शन है गैर जला हुआ हाइड्रोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ही बात है, ग्रीन हाउस गैसेस और पराबैंगनी विकिरण। तो दोस्तों यहाँ पर आपका CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा ऑप्शन सही होगा। और दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में भी इसी बात कहा गया कि CFC हेलोन्स और अन्य ओजोन क्षयकारी रसायनों पर प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है, दिया गया है मेरा जन्म 29 जून के बाद पर 2 जुलाई के पहले हुआ, ठीक। मेरे पिता का जन्म 30 जून के बाद किंतु 3 जुलाई के पहले हुआ। यदि मेरे पिता और मैं एक ही जन्मदिन मनाते हों तो मेरा, दोस्तों इसका 29 जून के बाद हुआ है तो 29 को तो है नहीं, और 2 जुलाई के पहले हुआ है तो 2 को नहीं है, 1 जुलाई पड़ रहा है इसको, इसका जन्म 1 जुलाई हो सकता है। 29 जून के बाद 30 जून हो सकता है या फिर 1 जुलाई हो सकता है, ठीक। 2 दिन इसकी हैं। इसके बाद उसके पिता का जन्म 30 जून के बाद, तो पिता का 30 जून तो पड़ नहीं रहा, या तो उसका 1 को होगा या फिर 3 जुलाई के पहले या फिर 2 को। तो दोस्तों दोनों में कॉमन 1 जुलाई है, तो 1 जुलाई को दोनों का जन्मदिन पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है खेल वॉलीबॉल, बास्केटबॉल तथा बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, 3 खिलाड़ी फ्रंट कोर्ट में होते हैं तथा 3 बैक कोर्ट में होते हैं, ठीक। तो और इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल में दोस्तों 5 खिलाड़ी होते हैं, 5 खिलाड़ी प्रत्येक तरफ होते हैं। और बेसबॉल की अगर हम बात करें दोस्तों तो बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, केवल न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन।
दोस्तों नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर कक्ष बने रहते हैं, बाहरी कक्ष उनमें घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, ये न्यूटन यहाँ है कि पहले सिद्धांत को यह भी कहते हैं न्यूटन। दोस्तों न्यूटन आगे आएगा। न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहते हैं आघूर्ण का सिद्धांत, जड़ता का सिद्धांत, ऊर्जा का सिद्धांत या परिबल का सिद्धांत। तो दोस्तों न्यूटन का जो प्रथम सिद्धांत है वो है उस सिद्धांत में बात करी गई कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम में रहेगी, या फिर अगर वो चल रही है, बाह्य बल ना लगाया जाए तो वो चलती रहेगी। तो दोस्तों इसे जड़ता का नियम कहा गया है, जड़त्व का नियम, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, अशोक द्वारा, अजातशत्रु द्वारा या फिर चौथा कनिष्क द्वारा। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, अजातशत्रु के द्वारा बुलाया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों हम पार्ट 2 के प्रश्न देखते हैं, सामान्य हिंदी के प्रश्न है दोस्तों, वह श्रेष्ठ धावक है। इसमें दोस्तों हमें विशेष्य बताना है। दो होते हैं दोस्तों, एक विशेष होता है, एक विशेषण। विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है, वो विशेषण मतलब जो विशेषता बताता है। ठीक, जो विशेष होता है वो संज्ञा शब्द ही होता है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा है वह श्रेष्ठ धावक है। इसमें आपका धावक जो है वो विशेष है, क्योंकि इसकी विशेषता बता जा रही है। श्रेष्ठ यहाँ पर विशेषण का कार्य कर रहा है। आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यह गाय कम दूध देती है, वाक्य में कम विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की, दूध की, देने की या किसी की? नहीं दोस्तों, कम जो विशेषण है वो आपकी दूध की विशेषता बता रहा है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ ऑप्शन है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। ऑप्शन है पक्षी, नृत्य, अंधेरा या फिर पश। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा, अंधेरा आपका तत्सम शब्द है। अगला देखते हैं। प्रश्न है बालिका, बेंत, यहाँ भी तत्सम शब्द का चयन करना है दोस्तों। बालिका, बेंत, आज्ञा या फिर सिद्धि। तो दोस्तों यहाँ पर बेंत जो शब्द है वो आपका तत्सम है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। बिजली जाने पर सब लोग छत के ऊपर चले गए, पहला ऑप्शन हुआ। दूसरे में है बिजली जाने से सब लोग छत पर चले गए। तीसरा है बिजली जाने से सब लोग छत के ऊपर चले गए। चौथा है बिजली जाने पर सब लोग छत पर चले गए। दोस्तों यहाँ पर चौथा सही होगा, इसलिए क्योंकि बिजली जाने पर सब लोग छत पर चले गए। छत के ऊपर लगाने का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि छत ऊपर ही होता है। और बिजली जाने से नहीं होगा, बिजली जाने पर होगा। तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। उसे मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि भेंट की गई। दूसरा है उसे मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि अर्पण की गई। तीसरा उसे मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई। चौथा है उसे मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पुरस्कृत की गई। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उसे मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ क्या करना है दोस्तों, पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। 2 क्वेश्चन जो 7वां 8वां है उसके लिए। विनायक के लिए कौन सा पर्यायवाची होगा? सुर, पुत्र, शत्रु या गणेश। दोस्तों गणेश जो है वो विनायक का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट देखते हैं। मछली के लिए पर्यायवाची का चयन करना है। जल, चर, जलज, मेष या पंकज। तो दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, जलचर। ठीक, जलचर जो है वो मछली का सही पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए के नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, आपको सटीक विलोम शब्द का चयन करना है। अल्पज्ञ के लिए कौन सा विलोम होगा? अवज्ञा, सर्वज्ञ, अभिज्ञ या कृतज्ञ। अल्पज्ञ मतलब जो कम जानकार हो, सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता हो। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। छाया के लिए दोस्तों धूप हो जाएगा विलोम, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हमेशा रहने वाला मतलब शाश्वत होता है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, इसके लिए एक शब्द का चयन करना है। उत्तरीय, उत्तरायणी, उत्तराधिकारी या उत्तरापेक्षी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तरापेक्षी। ठीक,
पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाले के लिए उत्तरापेक्षी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।